हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एके सर्वोत्तम पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं यार, यूजी का काउंसलिंग ब्रोशर आ गया है तो उसकी हम बात कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या रूल रेगुलेशंस हैं, कैसे कैसे काउंसलिंग करवानी है। लेकिन डेट अभी तक उन्होंने नहीं दी है, तो डेट का हम बता देते हैं कि आपके इसी वीक के एंड तक काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और अक्टूबर एंड तक आपके सारे राउंड्स लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें प्लस माइनस हो सकता है 1-2 दिन, लेकिन अक्टूबर एंड तक आपकी सारी की सारी काउंसलिंग प्रोसेस पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने जो ब्रोचर है पिछले साल वाला ही है, उसमें कुछ नहीं 2025 लिख दिया है, कुछ कुछ ऐड किए हैं, बस सीट्स को अपडेट किया है और कुछ नहीं, बाकी पुराना ही सारा का सारा वही है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले उन्होंने पहले पेज पे क्लियर मेंशन किया है कि आपकी जो 20% सीट्स हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ की, वो आईसीआर कोटे की है। ठीक है, आईसीआर कोटे की है, तो उसमें आपका एडमिशन हो सकता है 20% सीट पर। पहले ये 15% हुआ करता था, लगभग 2-3 साल से 20% है। और 100% सीट्स हैं, जैसे कुछ आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि एनडीआरआई करनाल हरियाणा के अंदर, फिर आईआरआई न्यू दिल्ली के अंदर, फिर आरवीआई इज्जत नगर यानी कि बरेली के अंदर, फिर आपकी आरएलबी-सीआईयू झांसी के अंदर उत्तर प्रदेश में, फिर आपकी है आरपीसीआईयू पूसा समस्तीपुर बिहार के अंदर। तो यहाँ कुछ जगह जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आईसीआर के 5 इंस्टीट्यूट हैं, इनकी जो 100% सीट्स हैं वो आईसीआर कोटे से भरी जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो 20% आपकी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड 100% आपकी इन 5 इंस्टीट्यूट्स की सीट्स हैं। फिर इन्होंने बिल्कुल क्लियर बोला है, यहाँ पर अगले ही पेज पर डिस्क्लेमर दिया है कि आपको क्या क्या रूल रेगुलेशन फॉलो करना है। तो जो इन्होंने बोला कि हमने जो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आया था उसके टाइम पे आपको एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दी थी। ठीक है, तो उस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या क्या रूल थे। ठीक है, और अभी जो इन्होंने काउंसलिंग के टाइम पे जो बुलेटिन दिए, यानी कि ये जो ब्रोचर दिया है, इसमें क्या क्या रूल रेगुलेशंस हैं, उसमें कोई वेरिएशन आता है, मतलब उन रूल एंड रेगुलेशंस में कुछ वेरिएशन आपको देखने को मिलता है, तो आपको जो अभी काउंसलिंग वाली ब्रोचर मिला है उसके रूल एंड रेगुलेशंस को ही फॉलो करना है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वाले रूल रेगुलेशंस को भूल जाना है। क्लियर बात? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट XYZ, उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशंस, इसमें जनरल रूल रेगुलेशंस यहाँ पर लिखे हैं, उन चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला रूल इन्होंने ये लिखा है कि कौन पार्टिसिपेट कर सकता है इस काउंसलिंग के अंदर। तो हम इसमें बात कर लेते हैं कि जिसके 0 मार्क्स है और नेगेटिव मार्क्स है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, आर नॉट एलिजिबल, मतलब उसको पार्टिसिपेट करने का कोई यहाँ पे अधिकार नहीं है। अगर किसी के पॉजिटिव मार्क्स हैं, या वो 1 मार्क्स से क्यों ना हो, अब X मार्क वाले को कोई 1 मार्क है तो उसको तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात है, लेकिन वो काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इन्होंने क्लियर ऐसा यहाँ पे मेंशन किया। फिर इन्होंने अगले में लिखा कितने राउंड होंगे, तो आपको याद ध्यान ही है, 4 राउंड में आपकी काउंसलिंग होगी ऑनलाइन, एक आपका मॉपअप राउंड होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी आप कैंडिडेट हो, मान लो एक्स कैंडिडेट हो, आप 4 राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इन 4 में से 1, 2, 3 राउंड में आप अपग्रेड लगा सकते हो। ठीक है, मान लो आपको 1 में सीट अलॉट हो गई, तो आप चाहते हो कि मुझे तो और अच्छा कॉलेज मिले जो मैंने अच्छा ऊपर भरा है वो, तो आप उसमें अपग्रेड्स में जा सकते हो। अपग्रेड आप 3 राउंड तक कर सकते हो, 4th राउंड में आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो, क्योंकि 4th के बाद तो कोई राउंड ही नहीं है, तो इसलिए आप 3 राउंड तक ही अपग्रेड कर सकते हो। और मेरी सलाह तो यही है कि आपको अगर फर्स्ट राउंड में अच्छा यूनिवर्सिटी अलॉट हो जाता है तो आप सीट को फ्रीज कर लीजिए, क्योंकि आप जिस दिन से सीट को फ्रीज करोगे ना, उसी दिन से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी ना स्कॉलरशिप, तो उसी दिन से गिना जाएगा आपका। ठीक है, जब से आपने सीट को फ्रीज किया है, समझे? ठीक है, तो अगले रूल की बात कर लेते हैं। तो अगला रूल इन्होंने लिखा है क्लियरली कि हमने जो अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को दे दिया है। इसके बावजूद भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ की स्पेशल कंडीशंस होती है, जैसे कोई सब्जेक्ट को लेकर, जेंडर को लेकर, एज को लेकर। ठीक है, जैसे अभी
यहाँ पे बात आए सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट का मान ले जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, तो वहाँ पे कम्युनिटी साइंस में सिर्फ गर्ल्स को एडमिशन देते हैं वो लोग। तो ऐसे किसी कोई स्पेशल कंडीशंस होती हैं, तो उसके लिए आईसीआर जिम्मेदार नहीं है, वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जिम्मेदार होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। ठीक है, तो जब आप भरो सीट मैट्रिक्स देखो तो उसमें देख लेना कहाँ पे क्या क्या जो स्पेशल कंडीशंस हैं वहाँ पे उन्होंने लिख रखा है उसमें, तो आप देख लेना। हम भी इस पर एक वीडियो बना देंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा, इसलिए आप हमारे साथ बने रहना लास्ट तक। फिर हम अगला अगला इनके रूल है उसकी बात करते हैं कि जो इन्होंने बोला है कि जो कोई फीमेल कैंडिडेट है, मान ले कोई भी फीमेल कैंडिडेट है, तो उसको जो आईसीआर के थ्रू एडमिशन मिलता है ना, तो वो कोशिश करते हैं आईसीआर वाले कि उसको यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में ही मिले। ठीक है, अगर उसको मेन कैंपस में नहीं मिलता है बाई चांस, तो आप उसको जब सब कैंपस मिलेगा ना, तो सब कैंपस वो वाला दिया जाएगा जो मेजर सिटी, ठीक है, मेजर सिटी के पास में हो, यानी कि वहाँ पूरा अर्बन एरिया हो। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए उन्होंने अलग से बिल्कुल रूल लिखा है। अगर आपको फीमेल कैंडिडेट हो और आपको कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो और वो आपको रूरल एरिया में भेज रहे हैं, आपका मान लो कोई कॉलेज है पर्टिकुलर सब कैंपस, वहाँ पे वो कोई रूरल एरिया में है, तो आप वहाँ पे इस रूल के थ्रू उनसे ऑब्जेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि आईसीआर ने क्लियर बोला है कि फीमेल कैंडिडेट को आप सब कैंपस, ऐसे सब कैंपस में नहीं भेज सकते जहाँ पे कोई सीटी कनेक्टेड नहीं हो। ठीक है, तो ये प्लस पॉइंट है फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, फिर अगला इन्होंने क्लियर बोला है कि इस रूल के अंदर कि आपने जो आईसीआर का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, ठीक है, फिर आपने सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया था, और आपके जो 12 और आपकी जो 12th बोर्ड है, इन सब में आपका जो सब्जेक्ट ग्रुप है ना वो सेम होना चाहिए। अगर आपका वो डिफरेंट हुआ तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। मतलब आप जब फिजिकल वेरिफिकेशन करो, काउंसलिंग में प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको यूनिवर्सिटी भी अलॉट हो जाएगा, डजेंट मैटर। लेकिन जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा ना यूनिवर्सिटी लेवल पर, वहाँ पे आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा, आप खुद जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना आप चीज़ को, आप लोगों को, कि जो आपने सब्जेक्ट ग्रुप भरे वही सेम होने चाहिए। ठीक है, फिर इन्होंने इस रूल में बोला है कि जो आपका कोई भी बोर्ड है जिससे आपने 12th किया है, ठीक है, वो रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हुई है वो उसको चेक करेगी कि वो बोर्ड आपका रिकॉग्नाइज है कि नहीं है। अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं पाया जाता है मतलब, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, बोर्ड या आईसीआर आपके जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, फिर मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे सब्जेक्ट स्पेशली कुछ क्राइटेरिया होता है यूनिवर्सिटीज़ का, तो जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसमें यहाँ पे बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस में जो गर्ल्स के लिए ही सिर्फ सीट्स है, बॉयज़ के लिए यहाँ पे कोई सीट नहीं है। तो ये थोड़ा स्पेशल कंडीशंस हैं, इसके लिए इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी जिम्मेदार होती है। ठीक है, फिर अभी काफ़ी चर्चा चल रही है 40% वाला रूल क्या है। तो 40% वाले की रूल सिंपल, ये कुछ नहीं है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, यानी कि कोई एक्स यूनिवर्सिटी इसमें एडमिशन ले रहे हो, तो इसमें जितनी भी सीट हैं उसकी 40% सीट पर एक स्टेट से नहीं आ सकते। मतलब एक स्टेट से केवल 40 या 40% से कम ही ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं ले सकते एडमिशन वहाँ पर किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में या किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में। ठीक है, तो इस चीज़ में ज़्यादा परेशान नहीं होने की दिक्कत, तुमको क्या करना, एक सीट चाहिए, वो अपने आप आईसीआर फिल्टर कर देगा, तुमको यहाँ पे ज़्यादा मातापची करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसा लिखा कि आप एक स्टेट से 40% से ज़्यादा स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी के एक स्ट्रीम में या एक कैटेगरी में नहीं हो सकते। ठीक है, और फिर इन्होंने ये भी बोला कि मान लें कि उसका कोई परसेंटेज निकालो, तो तुम्हारा जैसे कुछ भी आ गया, मान लो 0.5% आ गया या फिर 0.8% आ गया, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें वो एक मान लेंगे। 1.3 आ गया तो उसको भी एक मान लेंगे, 1.8 आ गया तो उसको 2 मान लेंगे, तो इसको ये राउंड अप कर देंगे। तो ये आप लोगों की टेंशन नहीं है, ये आईसीआर का टेंशन है, तो इस रोल पे ज़्यादा परेशान होने की आपकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं कि क्या रूल्स हैं। तो आईसीआर ने क्लियर यहाँ पे लिखा है कि आप अगर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है या सर काउंसलिंग प्रोसेस है उससे आप विड्रॉ होना चाहते हैं या आप कैंसिल करना चाहते हैं अपनी सीट को, तो आप उसको एक प्रॉपर वे में करोगे। जैसे आप एप्लीकेंट लॉगिन पर जाकर फिर वहाँ से काउंसलिंग पोर्टल पर जाकर, ठीक है, तो फिर उसमें वहाँ पे आप
कैंसिल कर सकते हो या विड्रॉ कर सकते हो। ये नहीं कि आप वहाँ पे व्हाट्सअप कर रहे हो, बाई हैंड कर रहे हो, बाई पोस्ट कर रहे हो, फैक्स कर रहे हो, मेल कर रहे हो, ये आपका आईसीआर एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप वहीं खुद से ही कर सकते हो, वो अपना आप हो जाएगा, ठीक है। इनकी करने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा करोगे तो आईसीआर उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। समझ में आया। फिर अगला इन्होंने बात किया है कि कैंडिडेट हु एक्सेप्ट फ्रीज मतलब हिज और सीट्स ड्यूरिंग राउंड 1 to 4 फाइंड फेल टू आइदर विड्रॉ और कैंसिल द सीट एज पर प्रोसीजर और ज्वाइनिंग द प्रोविजनल अलॉटेड प्रोग्राम यूनिवर्सिटी फॉर एनी रीजन विल नॉट रिफंडेबल सीट एक्सेप्टेंस फीस। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो 1 से 4 राउंड में आपको सीट अलॉट हुई है, तो किसी कारणवश आपने उस यूनिवर्सिटी में जाकर रिपोर्ट नहीं किया है, ठीक है, सीट ज्वाइन नहीं की है, रिपोर्ट नहीं किया है, तो आपकी जो रिफंडेबल सीट है ना, सीट फीस है ना, रिफंडेबल फीस, मतलब अभी 10,000 जमा होते हैं जब आप सीट एक्सेप्ट करते हो, तो उसमें से आपका 1,000 रुपये कट जाते हैं और 9,000 रिफंड होते हैं अगर आप सीट को विड्रॉ कर देते हो। लेकिन आप विड्रॉ भी नहीं किया है और आपने रिपोर्ट भी नहीं किया है, तो आपका इसमें से कोई पैसा नहीं आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। समझ में आया। चलो आगे बात करते हैं, सिंपल सी बात है। तो अगले रूल में इन्होंने मेंशन किया है कि जो आपके जो रैंक कार्ड है, प्रोविजन अलॉटमेंट लेटर आपको जो यूनिवर्सिटी मिल जाएगी वो आएगा, फिर प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आएगा वो, और कोई भी जो आपका रैंक कार्ड है, रिजल्ट है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म है आईसीआर का, इन सब का आपके पास प्रिंट कॉपी यानी कि हार्ड कॉपी होना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी जिसको आप बोल सकते हो, सॉफ्ट कॉपी भी तो होनी ही चाहिए, वो तो आपके पास रहना ही चाहिए, इन फ्यूचर काम आ सकती है। ये इन्होंने इसलिए बोला है कि जैसे ही काउंसलिंग बंद होगा, ये पोर्टल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। और पोर्टल क्लोज करने के बाद आप इन चीज़ों को डाउनलोड नहीं कर सकते, तो इनको आप अभी से ही सेव करके रख लीजिए, ठीक है, ड्राइव पे सेव कर लीजिए भाई लोग, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगा, इधर उधर घूमोगे, कुछ नहीं होगा, कहीं भटकते रह जाओगे, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें। इसके बाद में जब आपके 1 से लेकर 4 राउंड तक काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में जब सीट वैकेंट बचती है तो उसके लिए मूव अप राउंड होता है। तो मूव अप राउंड के लिए भी इनका सेम रूल है, वापस से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनको सीट अलॉट होगी वो तो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इनका रूल वही है कि कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कि जिसके 0 या नेगेटिव मार्क्स नहीं होने चाहिए, पॉजिटिव मार्क्स होने चाहिए, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरा रूल इनका यह है कि नो अपग्रेडेशन विल बी परमिटेड इन द मोप राउंड, मतलब आपका मोप राउंड में कोई भी अपग्रेडेशन नहीं होगा, ठीक है। एक ही राउंड होगा, मतलब मोप राउंड, उसमें आपको सीट जो अलॉट होगी वो आपको लेनी पड़ेगी। ऑप्शन फॉर विदड्रॉ एंड कैंसिलेशन फॉर सीट थ्रू द एप्लीकेशन लॉगिन विल बी नॉट बी अवेलेबल टू द कैंडिडेट्स। अब मोप राउंड में आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप सीट को विदड्रॉ कर दें या कैंसिल कर दें, ठीक है। आपको वहाँ काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, तो जो फीस है वो आपकी रिफंड नहीं होगी। तो आपके पास यहाँ पे बाकी जो ऑप्शन थे 1 to 4 राउंड में, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं सारे के सारे, ठीक। तो केयरफुली आपको सब कुछ करना है। फिर इन्होंने यहाँ पे इस रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर लिखा कि द कैंडिडेट हु ऑलरेडी स्टैंड एडमिटेड या विदड्रॉ देयर सीट आफ्टर अलॉटमेंट एंड डिनाई एडमिशन ऑन द ग्राउंड लेवल यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल दैट दे डिड नॉट मीट टू प्रिस्क्राइब एलिजिबल रिक्वायरमेंट इन द प्रीवियस 1 to 4 नॉट अलाउड इन पार्टिसिपेट इन द मोप राउंड। मतलब अगर आपको 1 to 4 राउंड में कोई सीट अलॉट हो गई है, ठीक है, सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपने यहाँ विड्रॉ कर दी है, विड्रॉ भी नहीं की, अलॉटमेंट भी हो गए, और आपने फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम जब यूनिवर्सिटी में गए तो वहाँ पे आपने एडमिशन नहीं लिया, तो आप फ्रेश मोप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप मोप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको सीट पहले अलॉट हो चुकी है और आपने उसमें लापरवाही करी, तो आईसीआर आपको एडमिशन देने के लिए राजी नहीं है, ठीक है। तो फिर अगला कहना है कि कैंडिडेट हु कुड नॉट रजिस्टर फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग आर अलॉटेड टू पार्टिसिपेट इन द मोप राउंड। मतलब जो फर्स्ट राउंड में रजिस्टर नहीं किया वो मोप राउंड में रजिस्टर कर सकता है, उसमें काउंसलिंग फीस आपकी 500 रुपये लगेगी, उस पर आप पार्टिसिपेट इसमें कर सकते, मतलब आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो फर्दर काउंसलिंग के लिए, मोप राउंड के लिए। कैंडिडेट उसने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग किया और उसने जो रजिस्टर फीस है वो पेड की, और उसको कोई भी मतलब अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा कि मोप राउंड के लिए पार्टिसिपेट मतलब एलिजिबल है, वहाँ पे काउंसलिंग करवा सकता है, लेकिन उसकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी, क्योंकि उसने ऑलरेडी पहले से ही वहाँ पे कर दी है रजिस्ट्रेशन फ़ीस, ठीक है। फिर ऐसे ही इसमें भी लिखा कि आपको जो पहले आपने चॉइस फिलिंग करी है, सारी चॉइस फिलिंग की है, आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है, या फिर आपको सीट अलॉट भी हो गया लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कर पाए यूनिवर्सिटी में या फिर ऑनलाइन, या फिर जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस है वो नहीं दे पाए किसी कारणवश, वो भी यहाँ पे एलिजिबल है,
फ्री, मतलब आपने क्योंकि रजिस्ट्रेशन पहले कर चुके हो तो आप यहाँ पे इस बार कोई फ़ी आपकी नहीं लगेगी। तो ये भी है कि जो कैंडिडेट मतलब उसने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया, रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन उसने कोई चॉइस फिल नहीं की फोर्थ राउंड तक, तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल है, कोई फ़ीस नहीं लगेगी क्योंकि उसने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है। तो किसी कारण बस उसने यहाँ पे चॉइस फिलिंग नहीं कर पाया, खाली छोड़ दिया से, वो भी मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल है। समझ में आया? उसके बाद में आप इसमें मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपके पास ऑप्शन आएगा चॉइस फिलिंग का। तो कोई भी कैंडिडेट हो, आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर वगैरह होने के बाद जो सीट वेकेंट बचेगी उनका क्या, तो उनको आईसीआर क्या करता है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, कोई भी यूनिवर्सिटी है इंडिया की, ऑल इंडिया की सारी 70+ जो है, उनको हैंड ओवर कर देता है। तो उसके बाद वो आईसीआर सीट नहीं मानी जाती है, वो फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सीट मानी जाती है। तो उन पे एडमिशन फर्दर यूनिवर्सिटी है वो अपने हिसाब से करती है, ठीक है। तो वो आईसीआर सीट नहीं रहेगी क्योंकि उन्होंने उनको हैंड ओवर कर दिया। फिर कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, तो पहली कंडीशन क्या है स्कॉलरशिप की कि अगर आप किसी स्टेट से हो, मान लो कि आप गुजरात से हो और आपने गुजरात में ही एडमिशन लिया है आईसीआर के थ्रू, तो आपको एनटीएस का कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, क्योंकि एनटीएस की स्कॉलरशिप का रूल होता है कि आपका अपना डोमिसाइल स्टेट से अलग होना चाहिए। अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हो और आपने मान लें महाराष्ट्र में एडमिशन लिया है, तो वहाँ पे आपको टैलेंट स्कॉलरशिप, उसमें आपको 3,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं, जब से आपको यूनिवर्सिटी अलॉट हुआ उस दिन से लेकर जब तक आपका डिग्री कंप्लीट होगा तब तक। बीच में बैक लगता है तो उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर इसका भी कुछ क्राइटेरिया होता है, जो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में आपका 6+ OGPA चाहिए होता है। जैसे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि आपको 5.5 OGPA होना चाहिए, किसी भी सेम में आपका बैक नहीं होना चाहिए, तभी जाकर आपको ये आपका मिलता है एनटीएस स्कॉलरशिप। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, वहाँ जाकर पढ़ाई करनी, मस्ती भी करनी है, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा करनी है ताकि स्कॉलरशिप मिल जाए, पॉकेट मनी तुम्हारा मिल जाए। तो उसके बाद में रैगिंग के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस है। तो रैगिंग के लिए रूल रेगुलेशंस आप लोग देख लीजिए, यूजीसी की गाइडलाइन पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप रैगिंग लेते हो या रैगिंग में पकड़े जाते हो तो आप वहाँ से रस्टिकेट भी हो सकते हो, आपको जेल भी हो सकती है, ठीक है। तो रैगिंग का बहुत ही खतरनाक रूल है। आपसे वहाँ पे एक सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो वो उस टाइम पे आपको या तो पहले से लेके जाओ एफिडेविट सर्टिफिकेट इसके लिए, एंटी रैगिंग के लिए, तो वो आपको यूजीसी की इस गजेट में मिल जाएगा। यहाँ पे जाओगे तो आपको वो एफिडेविट सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसको पहले से भरवा के ले जाओ या फिर वहाँ जाके भरवा। वहाँ जाओगे आप कोर्ट कचहरी ढूंढोगे, मतलब कोर्ट से वो वकील करता है, तो इससे पहले आप भरवा के ले जाओ, ठीक है, एंटी रैगिंग का एफिडेविट सर्टिफिकेट। कि उसमें ये होता है कि मैं ना तो रैगिंग दूंगा न लूँगा और ना मैं किसी रैगिंग की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लेके जाना। तो ये थी आज की बात। तो काउंसलिंग डेट बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होने वाली है, तो वो उस टाइम जब काउंसलिंग डेट्स आएगी, सारा प्रोसेस आएगा, तो उसमें एक चीज़ और आएगी कि आपके यूनिवर्सिटी वाइज आपकी फ़ीस वहाँ पे आ जाएगी। उस फीस में आपकी हॉस्टल फीस भी इंक्लूड होगी, विदाउट मेस फीस। क्योंकि मेस ना क्या है कि बच्चे कोई जगह खुद रन करते हैं, तो वहाँ पे आपको मेस फीस अपने हिसाब से देनी पड़ती है, तो उसके लिए आईसीआर का कोई रोल नहीं होता है। तो आपको आईसीआर जो देगा तो वो ट्यूशन फीस प्लस हॉस्टल फीस, इन दोनों को इंक्लूड करके टोटल फीस बता देगा। तो जिस दिन काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा उसी दिन ये डॉक्यूमेंट्स भी आ जाएगा PDF के फॉर्म में। दूसरी बात, अभी कितनी सीट्स हैं स्ट्रीम वाइज, कैटेगरी वाइज, उसके लिए हम कल या परसों में एक वीडियो ले आएंगे। आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी चॉइस फिलिंग के लिए लिस्ट बना लेनी है A to Z 1 to 10, ठीक है। 1 to 10 मतलब पूरी A to Z, क्या कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कहाँ जाना है। तो उसमें आप ये भी ध्यान रखें कि जहाँ लेस फीस हो ना वहाँ जाना। अब आप एक सेमेस्टर के लिए 50,000 रुपये पे कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जहाँ लेस फीस हो वहाँ जाने की कोशिश करना। डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। इन सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप रूल रेगुलेशंस को अच्छे से पढ़ लेना एक बार, और PDF आपका अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप देख सकते हो, वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा आपको। रूल रेगुलेशन ज़रूरी है, क्योंकि छोटी सी गलती की वजह से आप काउंसलिंग से बाहर हो जाता है, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो ये इन सबसे बचें, ठीक है। तो यही था आज की बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।